नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारा ये दूसरा वीडियो आया है जो तमिल पाषाण काल के बारे में बताने जा रहा हूँ मैं। पिछली वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था पाषाण काल, जिसमें हम लोगों ने पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बारे में जानकारी ली थी। अब ये दोस्तों ताम्र पाषाण काल है, जो कि पाषाण काल और ताम्र काल दोनों मिक्स होकर चलता है। चलिए आगे। जब मनुष्य पाषाण पत्थरों के साथ साथ तांबे का प्रयोग भी करने लगा तो ये काल ताम्र पाषाण काल कहलाया। जैसा कि परिभाषा में समझ में आ रहा है सीधा सीधा, तांबे की धातु का प्रयोग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था, जो कि मद्रास के अतिरपक्कम नामक स्थान से तांबे की कुल्हाड़ी खोजी गई। तो वहीं से हम लोगों ने जानकारी ली कि ये तांबे की कुल्हाड़ी है, ताम्र पाषाण काल है। इस काल के लोग कृषि व पशुपालन दोनों करते थे। ये गाय, भेड़, बकरी, ऊंट पालते थे। ये मांस खाने के लिए हिरण व सुअर का शिकार करते थे दोस्तों, और सुअर का शिकार हिरण की अपेक्षा कम होता था। इस काल के लोग अनाज में मटर, उड़द, मसूर, मूंग, तिलहन आदि के साथ साथ गेहूं और चावल की भी उत्पादन करते थे दोस्तों। इस संस्कृति ने भारत में ग्रामीण संस्कृति की स्थापना की, जिसमें घरों का निर्माण लकड़ी तथा घास खंभों के द्वारा किया जाता था। घरों का आकार गोलाकार, वृत्ताकार, आयताकार ढंग से किया जाता था। ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियाँ दोस्तों, राजस्थान में हम लोगों ने देखा है कि दक्षिण पूर्व में राजस्थान में बनास संस्कृति की वो हुई है खोज, जिसे हम लोग आहार संस्कृति भी कहते हैं। तो राजस्थान में दक्षिण पूर्व में 2000 से 1700 ईसा पूर्व की खोजी जाने वाली संस्कृति है ये। इस संस्कृति का विकास बनास नदी के किनारे हुआ है, जिस कारण इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसे आहार संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ पर काफ़ी स्थान पाए गए हैं जो निम्न हैं: अहाड़, गिलुंद व बालाथल। ये तीनों स्थल जो है दोस्तों, ये राजस्थान में पाए गए हैं, दक्षिण पूर्व में अहाड़, गिलुंद व बालाथल। अहाड़ के बारे में दोस्तों हम लोग जान लेते हैं। यहाँ से तांबे की सर्वाधिक मात्रा में होने के कारण इसे ताम्रवती भी कहा जाता है, और कपड़े की छपाई के ठप्पे प्राप्त हुए यहाँ से। यहाँ पर घरों का निर्माण पत्थरों से होता था दोस्तों। यहाँ पे पानी को निकालने के लिए, गंदे या फिर नॉर्मल पानी को निकालने के लिए चक्रकूट विधि का प्रयोग किया जाता था, जिसे हम साइक्लिंग विधि कह सकते हैं इंग्लिश में। ओके दोस्तों, साथ ही जो राजस्थान का दूसरा स्थान है गिलुंद, यहाँ से भी तांबे के साथ साथ पत्थर के उपकरण मिले हैं, और अग्निकुंड के साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं, पक्की ईंटों के घर भी यहाँ पे मिले हैं, और चूड़ियाँ आदि प्राप्त हुए हैं। बालाथल जो कि तीसरा स्थान था, बालाथल में भी तांबे और पत्थरों का प्रयोग हुआ है दोस्तों। मध्य प्रदेश की मालवा संस्कृति की बात करें तो दोस्तों, ये भी ताम्र पाषाण संस्कृति के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश की मालवा संस्कृति, पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व में फली फूली। ये संस्कृति कायथा संस्कृति के ऊपर, मतलब कि कायथा संस्कृति के अवशेषों पर विकसित हुई। 2000 से 1800 ईसा पूर्व कायथा संस्कृति का टाइम है दोस्तों, और इसके जो स्थल हैं वो एरन, त्रिपुरी, उज्जैन है। इस संस्कृति के विविध भागों पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। शुरुआत से देखें दोस्तों, मध्य प्रदेश की मालवा संस्कृति है जो वह पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति के ऊपर विकसित हुई। मध्य प्रदेश की जो मालवा संस्कृति है वह पश्चिमी मध्य प्रदेश में मालवा संस्कृति 1700 से 1200 ईसा पूर्व तक रही, जो कि संस्कृति कायथा संस्कृति के ऊपर फली फूली, जो 2000 से 1800 ईसा पूर्व तक विकसित रही, इसके अवशेषों पर विकसित रही। इसके स्थल जो है एरन, त्रिपुरी, उज्जैन है। इस संस्कृति के मेरुदंडों पर हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। इसमें स्टेटाइट, कार्नेलियन के पत्थरों के आभूषण, वृषभ पूजा के साक्ष्य, चरखा, तखली के साक्ष्य दिखाई देते हैं दोस्तों।
महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति, ये भी ताम्रपाषाण कालीन के अंतर्गत आती है दोस्तों। महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति 1400 से 700 ईसा पूर्व तक फली फूली। इस संस्कृति का विकास मुख्यतः 3 जिलों में हुआ है दोस्तों। अहमदनगर जो कि जोरवे, दयामाबाद, नेवासा, और दूसरा जिला है धुले, उसमें प्रकाश स्थल पाया गया है। तीसरा जिला है आपका पूना, जिसमें इनामगांव, चंदौली, सोनगांव और नासिक पाया गया है। यह संस्कृति की सबसे लंबे समय तक जीवित रही दोस्तों। महाराष्ट्र की जो जोरवे संस्कृति है दोस्तों, यह सबसे लंबे समय तक जीवित रही। दयामाबाद के साक्ष्यों में कांसे की सर्वाधिक मात्रा, सबसे बड़ी नगरीय बस्ती व यहाँ पर गेंडा, हाथी, रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति मिली है दोस्तों। जो दयामाबाद है दोस्तों, अहमदनगर जिले के अंतर्गत जो आता है दयामाबाद, वहाँ से कांसे की सर्वाधिक मात्रा में सबसे बड़ी नगरीय बस्ती है यहाँ, और यहाँ गेंडा, हाथी, रथ चलाते हुए मनुष्य की आकृति पाई गई है दोस्तों। जोरवी संस्कृति में जोरवे संस्कृति में जो जोरवे है वह ताम्रपाषाण कालीन सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी दोस्तों। जोरवे संस्कृति की जो जोरवे गांव है वो ताम्रपाषाण कालीन की सबसे बड़ी ग्रामीण बस्ती थी दोस्तों। नरहन संस्कृति, यहाँ से दोस्तों 5 स्तर की संस्कृतियों का पता चलता है। ओके, आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हुए हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता का जो कार्यकाल है 2300 से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है, जो कि रेडियो कार्बन P14 की विधि के द्वारा माना गया है दोस्तों। सामान्य परिचय इसका देखें। हड़प्पा सभ्यता का विकास पश्चिमोत्तर भारत में हुआ, जो लगभग आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का एक विरधर क्षेत्र है, वहीं पर ये फैली थी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के समय मेसोपोटामिया की सभ्यता, यह इराक में दजला व फरात नदी के तट पर थी। अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब हड़प्पा सभ्यता थी तो उस समय जो उनकी साथ की जो सभ्यताएं चल रही थी वो एक तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, यह इराक में दजला व फरात नदी के तट पर चल रही थी। मेसोपोटामिया का उत्तरी भाग असीरिया की सभ्यता कहलाता है व दक्षिणी भाग बेबीलोन की सभ्यता कहलाता है, जैसे सीरियन भी कह सकते हैं। मेसोपोटामिया का जो उत्तरी भाग है दोस्तों वह असीरिया की सभ्यता कहलाता है, और जो दक्षिणी भाग है वह बेबीलोन सभ्यता कहलाता है। नील नदी की या फिर मिस्र की सभ्यता भी इसी कार्यकाल के दौरान चल रही थी। नील नदी घाटी की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, यह अफ्रीका में थी, नील नदी के तट पर थी दोस्तों। ये भी सिंधु सभ्यता के कार्यकाल के दौरान ही चल रही थी, नील नदी की घाटी की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। हुआंग की सभ्यता दोस्तों चीन में चल रही थी। ये सभी समकालीन सभ्यताएं थीं। विस्तार एवं फैलाव, हड़प्पा सभ्यता का दोस्तों विस्तार एवं फैलाव देखें तो इस सभ्यता का विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों। जो किताबों के हिसाब से देखें हम लोग कि उस समय कितने वर्ग किलोमीटर में फैला था, तो दोस्तों 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला था ये। इसका मानचित्र पर अगर चित्र देखें तो इसका त्रिभुजाकार चित्र आता है दोस्तों, ठीक है। यह मुख्यतः 3 देशों में फैली थी, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। भारत में देखिए जम्मू कश्मीर में ये मांडा में थी, और पंजाब में रोपड़, सगोल, चक्र 86, पंजाब में रोपड़, सगोल व चक्र 86। राजस्थान में दोस्तों उस साइड कालीबंगा में थी। हरियाणा में दोस्तों राखीगढ़ी, बनावली व मिताथल में थी। गुजरात में देख लीजिए 2 क्षेत्र थे, कच्छ क्षेत्र और दूसरा आपका काठियावाड़ क्षेत्र। कच्छ क्षेत्र में दोस्तों धौलावीरा और देसलपुर और सुरकोट था, ये 3 थे। और काठियावाड़ क्षेत्र में देखिए दोस्तों तो लोथल था, रंगपुर था, रोजदी था, प्रभास पाटन था, और आपका ये प्रभास पाटन बंदरगाह था दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का इतिहास देखें तो हम लोग सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन के द्वारा हड़प्पा के टीले की जानकारी दी गई। तो उस समय अंग्रेज सरकार ने इसका वो नहीं किया, कोई विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया इस पर दोस्तों। तो 1848 और 1853 ईस्वी में कराची से लाहौर के बीच में ब्रेंटन ब्रदर्स
कि दो इंजीनियर थे, दोनों भाई थे, वह रेल लाइन बिछा रहे थे। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? कराची से लाहौर तक। 1848 से 1853 ईस्वी में कराची से लाहौर तक ये रेलवे लाइन बिछा रहे थे ब्रेंटन ब्रदर्स। तो उन्होंने देखा वहाँ पे और पुनः उन्होंने जानकारी दी। तत्पश्चात 1853 ईस्वी में सर जॉन कनिंघम ने इसके ऊपर देखभाली की और खुदाई का काम शुरू करवाया। आगे देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आपको दोस्तों बताया था कि तत्पश्चात सर जॉन कनिंघम ने 1853 ईस्वी में हड़प्पा का व्यापक सर्वेक्षण करवाया था और साथ ही 1861 ईस्वी में ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई लॉर्ड कैनिंग की कार्यकाल में। ठीक है दोस्तों, उस समय जो लॉर्ड कैनिंग थे वो वायसराय थे। तो 1861 ईस्वी में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई ASI। इसके ये महानिदेशक थे सर जॉन कनिंघम। इन्हीं के कार्यकाल में 1853 ईस्वी में हड़प्पा का व्यापक सर्वेक्षण करवाया गया था। जो दोस्तों 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में ही 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के काल में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई, जो संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय के अधीन आज कार्य करता है। पुरातत्व विभाग 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ASI के निदेशक बने और इन्हीं के निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की नियमित खुदाई प्रारंभ हुई। 1990 ईस्वी में धौलावीरा की खुदाई के बाद हड़प्पा सभ्यता का अधिकतम कार्य समाप्त माना जाता है, परंतु इसके बाद भी हम लोगों ने देखा है कि कई जगह पर हड़प्पा सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों एक शहरी सभ्यता थी जिसका उत्खनन से बड़े बड़े भवनों का, निश्चित जनसंख्या का, व्यापार वाणिज्य का और लिपि का तथा शहर चलाने वाले शासकीय तंत्र पर प्रकाश पड़ता है। अपने समकालीन सभी सभ्यताओं में हड़प्पा की शहरी विशेषता काफ़ी भिन्न थी और उन लोगों से अच्छी मानी जाती है। कुछ शहरों की योजनाएं भिन्न थीं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो शहर थे हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे, जैसे कालीबंगा है, लोथल है, सुरकोटला है, सभी अलग अलग शहर थे। इन लोगों की जो शहरों की जो विशेषताएं थी वो अलग अलग प्रकार की हैं। जैसे लोथल को देख लें, सुरकोटला को देख लें और सुतकांगेरोड को। ये तीन जो शहर थे, लोथल, सुतकोटला और सुतकांगेरोड, इनमें केवल एक ही भाग था। वैसे देखा जाए तो मुख्य रूप से दो भाग होते थे, एक पश्चिमी भाग और एक पूर्वी भाग, अर्थात निचला भाग या ऊपरी भाग। तो लोथल, सुतकोटला और सुतकांगेरोड, इनमें केवल एक ही भाग था दोस्तों। कालीबंगा में निचला भाग भी दुर्गीकृत था। कई जगह पर ये भी देखा जाता है कि जैसे दो भाग होते हैं, एक ऊपरा भाग होता है, एक निचला भाग होता है। तो ऊपरी भाग में जो राजा महाराजा जो उच्च कुल के व्यक्ति थे वो लोग रहते थे और निचले भाग में किसान, मजदूर, शिल्पी आदि लोग रहते थे। तो कालीबंगा एक ऐसा राज्य है, ऐसा वो शहर था दोस्तों जिसमें निचला शहर भी दुर्गीकृत था। तो दो जैसे होते थे दोस्तों भाग, तो वो ऊपर वाला जो भाग होता है उसको दुर्गीकृत किया जाता था अलग अलग राज्यों में, बट यहाँ पर कालीबंगा को भी दुर्गीकृत किया गया है दोस्तों। किलेबंदी का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि कोई शहर है उसकी चारों ओर की किलेबंदी। सामान्यतः हड़प्पाई शहरों को चारों तरफ से किलाबंद किया जाता था दोस्तों। तो किलाबंद का कारण था बाढ़ व बाहरी आक्रमण का खतरा से बचना, बाहरी आक्रमण के खतरे से बचना। दोस्तों सड़कें यहाँ पे सड़कें शतरंजनुमा थीं, अर्थात शतरंजनुमा एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी। ग्रिड पद्धति थी, जाल पद्धति थी। इसका मतलब यही है, मतलब सड़कें जो है वो एक दूसरे को संपूर्ण दिशा पर काटती थी और सड़कें सीधी व शतरंजनुमा थी, जाल पद्धति पर आधारित थी दोस्तों। ओके, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत दोस्तों नाली व्यवस्था जो आज की व्यवस्था है उससे कई गुना बेहतर थी दोस्तों उस समय, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में नाली व्यवस्था काफ़ी अच्छी थी। प्रत्येक घर नालियों से जुड़े होते थे। यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी व गहरी नालियाँ बनाई जाती थीं और पत्थरों से ढकी जाती थीं। वैज्ञानिक तौर पर उस समय छोटी नाली बड़े नाले से मिलती थी और वो बड़े नालों में कचरे को रोकने के लिए हॉर्न होते थे
जो भर जाने पर पत्थर हटा के साफ कर दिए जाते हैं दोस्तों। नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों, चूना, जिप्सम आदि का प्रयोग होता था। नालियों के निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग व चूना का प्रयोग और जिप्सम का प्रयोग होता था दोस्तों। आवास को देख लें। हड़प्पाइयों ने अपनी सुविधा के लिए उपयोगितावादी दृष्टिकोण से अपने घरों का निर्माण किया। उनके घर एक मंजिला, दो मंजिला, कहीं कहीं बहुमंजिला भी पाए गए हैं। घरों में व्यापक रूप से पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ करता था, परंतु पत्थरों का प्रयोग नहीं हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के जो घर बने हैं दोस्तों, वहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, पत्थरों का प्रयोग नहीं हुआ है। प्रत्येक घर में रसोई, आंगन, शौचालय, स्नानागार आदि बने होते थे। इनके दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर गलियों की ओर खुलते थे दोस्तों। लोथल में ऐसा नहीं था, लोथल में मुख्य सड़क की ओर ही खुले नजर आते हैं। प्रमुख नगर एवं उनकी विशेषताएं। हड़प्पा सभ्यता में केवल 7 स्थलों को नगर व शहर का दर्जा ही दिया गया है। अर्थात जो 7 स्थल है हड़प्पा सभ्यता में, उन्हीं को शहर व नगर की संज्ञा दी गई है दोस्तों। हड़प्पाई अर्थव्यवस्था। हड़प्पा विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में सम्मिलित रहते थे, जैसे कि कृषि कार्य, पशुपालन भी था उनमें। कृषि कार्य में दोस्तों हड़प्पा में सभी मौसम में बोई जाने वाली फसलों की खेती की जाती थी दोस्तों। हालांकि रबी की फसल में 9 फसलें उगाई जाती थी, जो गेहूं, जौ, रागी, चावल, मटर, सरसों, दलहन, तरबूज, खरबूज, कपास की खेती वाणिज्यिक फसल थी दोस्तों। कृषि कार्य के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। आगे बताएंगे कि कहाँ पे हल का क्या मिला है दोस्तों। ये नाली ऐसी थी कि एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, ये हड़प्पा सभ्यता में पढ़ने को हमको नाली ऐसे मिलती है कि ये जैसे नाली है कोई घर में, तो यहाँ पर एक बड़ा सोख्ता होता था दोस्तों, जो पानी यहाँ पे आता था, उसमें कचरा आता था। ये पत्थर से ढक्कन लगे हुए होते थे दोस्तों। यहाँ पे पानी आता था, इसके साथ में कचरा भी आता था। तो दोस्तों ये कचरा जो यहीं इसके अंदर बैठ जाता था, तो पानी सीधा चलता रहता था। फिर भर जाने पर इसके पत्थर हटाकर हम लोग इस कचरे को निकाल लेते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग इस कचरे को निकाल लेते थे और फिर से वैसे ही ढक देते थे। तो जगह जगह पर ये ऐसे सोख्ता बने थे और इनको पत्थरों से ढका जाता था दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों देखा जाता है कि कालीबंगा में यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, और बनावली से मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी का हल दोस्तों खिलौना। यहाँ पर किसी भी धातु का हल नहीं मिला है, तो किसी भी धातु का हल न मिलने के कारण हम ये बताया जाता है कि यहाँ पे लकड़ी का हल था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बुआई में छिटका पद्धति का प्रयोग होता था, जो आजकल हम लोग भी बोते हैं हाथ से उल्लाकर। छिटका पद्धति बुंदेली में उल्लूगर बोलते हैं दोस्तों से। सिंचाई कार्य मुख्यतः प्राकृतिक स्रोतों से होता था। वर्षा व नदी सिंचाई के प्रमुख स्रोत थे। हालांकि शुल्टघई अफगानिस्तान से नहर निर्माण तथा धौलावीरा से जलकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत धौलावीरा से जलकुंड के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, और जो शुल्टघई है वो अफगानिस्तान में, वहाँ पे नहरों का निर्माण की साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों पशुपालन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता विभिन्न मवेशियों का पालन करते थे, जिसमें बैल, बकरी, भेड़, ऊंट। इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था दोस्तों। ठीक है, हाँ, लेकिन कहीं कहीं पे घोड़े के अस्थिपंजर प्राप्त होते हैं, जैसे कि हमारा सुतकांगेलोर हो गया, सुतकोटड़ा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, वहाँ से भी घोड़े की मृण मूर्ति मिलती है दोस्तों में। इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। गाय व शेर से जो अपरिचित थे, हालांकि थे तो उस समय गाय व शेर वो उस समय अपरिचित थे। कुछ स्थलों से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे कि सुतकोटड़ा गुजरात। घोड़े के साक्ष्य व घोड़े के दांत। यहाँ सुतकोटड़ा से घोड़े के साक्ष्य व घोड़े के दांत प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो से दोस्तों घोड़े की मृण मूर्ति प्राप्त होती है। व्यापार, हम लोग दोस्तों व्यापार देखें। शिल्प उद्योग, हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे व्यापार क्रियाशील थे दोस्तों। ठीक है, शिल्प उद्योग व्यापार सभ्यता में
हड़प्पा सभ्यता में विभिन्न प्रकार के उद्योग, धंधे, व्यापार क्रियाशील थे, जैसे कि धातु संबंधी व्यापार, धातु संबंधी व्यवसाय, सोना, चांदी, तांबा, कांसा आदान प्रदान होता था इन लोगों का दोस्तों। सूती वस्त्र उद्योग, ये प्रधान उद्योग था दोस्तों, उस समय सूती वस्त्र उद्योग प्रधान उद्योग था। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा व आलमगीरपुर से कपास के साक्ष्य बहुत सख्ता मिलते हैं, बहुत ज़्यादा मिलते हैं दोस्तों। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से और आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश से। मनका उद्योग दोस्तों, महत्वपूर्ण पत्थरों का प्रयोग और उन पत्थरों की अंगूठी व गले में पहनने के लिए आभूषण तैयार किए जाते थे। मोहरें दोस्तों, सर्वाधिक मानक मोहरें शेरखड़ी की बनी होती थी। शेरखड़ी दोस्तों एक पत्थर होता है, ठीक है। सर्वाधिक मानक मोहरें शेरखड़ी की बनी होती थी। दो प्रकार की मोहरों की अधिकता पाई गई है, दो प्रकार की मोहरों की अधिकता पाई गई है दोस्तों, एक वर्गाकार और एक आयताकार दोस्तों, ठीक है। ये मोहरें सर्वाधिक पाई गई हैं हड़प्पा सभ्यता में। लोथल में गोलाकार मोहरें मिली हैं, लोथल में दोस्तों गोलाकार मोहरें मिली हैं, जिससे कि यह प्रतीत होता है कि हमारा और फारस का आपसी लेन देन संबंध था, मतलब व्यापार होता था, क्योंकि उस समय तत्कालीन समय फारस की मुद्रा भी गोलाकार हुआ करती थी दोस्तों, ठीक है।